नमस्कार दोस्तों, आज मैं शॉर्टकट ज़िंदगी का पार्ट 2 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पैदल उस वीरान अंतहीन रास्ते पर मैं तब से बस चल ही रहा हूँ और रीचा वो ना जाने कहाँ गुम हो गई है। मैं जॉगिंग ट्रैक पर हांफता चला जा रहा था। जॉगिंग ट्रैक से उतरकर एक कोने में गया बेंच पर बैठने को और फिर मैं गिरने लगा। सही कहा था डॉक्टर ने। 40 साल की उम्र में एक और आदमी को हार्ट अटैक आ गया था। ओस में भीगी घास पर गिर गया था मैं। आंखें बंद थी, जैसे गहरी नींद हाथ फैलाए मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही हो। पहले किसी ने देखा ही नहीं मुझे, लेकिन सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। चिड़ियों का चहचहाना, जॉगिंग करते आसपास बोलते लोग, पानी की बोतल बेचते लड़के की साइकिल की आवाज़, बाहर सड़क पर सुबह की खामोशी तोड़ती हुई गाड़ियाँ। कुछ पल और बीत गए। मेरे दिल में चुभता हुआ दर्द हो रहा था, लेकिन मैं आवाज़ देकर किसी को बुलाने की हालत में नहीं था और मोबाइल फ़ोन भी घर पर छोड़ आया था। एक वक्त था जब फ़ोन में नंबर 1 पर मेरी बीवी रीचा का नंबर स्पीड डायल पर दर्ज होता था। अब इस शहर में मेरा कोई करीबी बचा ही नहीं जिसे मुश्किल में मदद के लिए बुला सकूं। एक वक्त था जब मैं हर नई डायरी खरीदने पर सबसे पहले पन्ने पर उसका नाम लिखता और लिखाता था। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रीचा। मैं शॉर्ट्स और जूते पहने था। वही ज़मीन पर पड़े पड़े गीली घास की नमी धीरे धीरे मेरे मोजे को नम कर रही थी, पर मेरे पाँव को महसूस नहीं हो रही थी। बेजान मन के किसी कोने में घड़ी की सुइयां गिन रहा था। अचानक एक छोटे लड़के की आवाज़ आई, पापा पापा। एक आदमी मरा पड़ा है। एक और आवाज़ आई, ओ माय गॉड। सीमेंट के जॉगिंग ट्रैक पर पैरों के तेज चलने की आवाज़ आई। 1-2 फिर कई लोग आ गए। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा मन सुन रहा था। अरे नब्ज देखो भाई। अरे पुलिस का मामला है भैया, 100 नंबर पर फ़ोन कर दो। क्यों पचड़े में पड़ते हो? सब सुन रहा था मैं, लेकिन असहाय था। मुझे पता चल गया था कि मैं मौत के करीब था। अफसोस कर रहा था, क्यों याद शहर माँ पापा को 3 दिन से फ़ोन नहीं किया। रीचा को याद कर रहा था। तुम क्यों चली गई रीचा? आज तुम होती तो मैं यहाँ घास पर बेजान नहीं पड़ा होता। इन बेदिल लोगों के लिए तमाशा नहीं बन गया होता। अरे ये तो अपनी सोसाइटी का तरुण है। आओ भाई आओ, उठाओ इसे। तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता रीचा। तुमने मेरी ज़िंदगी को यूँ बिखरने नहीं दिया होता। नब्ज चल रही है, नब्ज चल रही है। गाड़ी लाओ गेट के पास। हाथ दीजिए उधर से हामिद भाई। तुम क्यों चली गई रीचा? मैं तुम्हारे बिना ख़त्म हो गया। मुझे गाड़ी के पीछे की सीट पर रख दिया गया था। अपने निकम्मे नकारा जीवन में शायद कभी किसी का भला किया होगा, जो मेरी बिल्डिंग के कुछ लोगों ने एक मरते हुए आदमी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया था। मेरे पाँव पीछे किसी आदमी ने अपनी गोद पे रख लिए थे। मेरी आंखें बंद थीं, मन सब सुन रहा था। सांस है क्या अभी? ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने पूछा। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी। नब्ज जा रही है, उसने कहा। मैं अभी खुद से पूछ रहा था, तुम क्यों चली गई रीचा? हम तो परफेक्ट पिक्चर पोस्टकार्ड कपल थे। यही तो कहते थे ना सब लोग हमें। मंडप के नीचे यज्ञ की वेदी के सामने बैठकर मंत्रों के उच्चारण के बीच मैंने देखा था तुम्हें।
ऐसे जैसे उससे पहले कभी नहीं देखा था। हल्की सी थकान, माथे पर पसीने की 2 बूंदें, बिखरे हुए बालों की एक लट और मुझे देखकर होठों के किनारे की दहलीज पर खड़ी एक मुस्कुराहट। नब्ज देखते रहो। हामिद भाई, फ़ोन लगाइए इमरजेंसी में, बोलिए पेशेंट को ला रहे हैं। अरे भाई, इसका घर वाला है कोई यहाँ पर जिसे फ़ोन कर सके? तुम्हें याद है ऋचा, उस दिन पहली बार फूलों से सजे उस मंडप के नीचे तुम मस्ती में कॉमन फ्रेंड की वजह से मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर बैठी थी। तुम मुझे पहली बार देखकर शर्माई थी। शायद पहली बार एक दुल्हन जैसा महसूस किया था। कितने अच्छे कटे थे हमारी शुरुआत के दिन। हनीमून पर लॉन्ग हट में बैठकर फायर पैलेस के किनारे मैंने पहली बार जाना था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इससे भी खूबसूरत मन था। राइट लो, इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। ओए रिक्शा हटना। फिर क्यों वो खूबसूरत रिश्ता अचानक थोड़ा कम खूबसूरत लगने लगा था? फिर क्यों हम एक दूसरे से दूरियां महसूस करने लगे थे? क्यों छोटी छोटी बातों पर झुंझलाने लगे थे? वही चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी। तुम्हारा ऑफिस फ़ोन करके पूछना कि मैं शाम को क्या खाऊंगा, क्यों इसी पर खीज लगने लगी थी? क्या कम हो गया था ऋचा? स्ट्रेंचर, हाँ, इमरजेंसी वार्ड में ले चलो भाई। तुम पार्टी से देर से आती थी, मैं अकेला रहता था, फिर मैं देर से आने लगा था। मैं तुम्हारा अक्सर तुम्हारे पेरेंट्स के घर जाना नहीं पसंद करता था। और फिर एक दिन तुमने कहा तुम मॉडल बनना चाहती हो। इनको हार्ट अटैक हुआ है भाई, सर्जरी करनी होगी। कोई इनका रिश्तेदार, कोई घर वाला है आप में से यहाँ? और तरुण की पत्नी कहाँ है? उसने छोड़ दिया यार उसे। क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे ऋचा? ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जा रहा था। नर्सें तेज तेज चलकर इंतजाम कर रही थी। मुझे ऑफिस निकलना होगा यार, आज क्राइसिस है, मैं चलता हूँ। मुझे आवाज़ सुनाई दी, कोई मिला तरुण का घर वाला? फिर एक नर्स की आवाज़ आई, इनकी फैमिली से है कोई? नहीं मैडम, पता कर रहे हैं। बाहर कोई और एम्बुलेंस किसी और मरते हुए आदमी को लाकर रुकी। सिर में से खून निकला है गिरते टाइम चोट से। पुलिस केस है, साइन नहीं होगा तो ऑपरेशन शुरू नहीं होगा सर। मैडम क्या कह रही हैं? ये आदमी मर जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऋचा कि मैं तुमको अपने मम्मी पापा से मिलने जाने पर ऐतराज़ करता था। हस्बैंड्स कभी कभी हस्बैंड कम और जेलर ज़्यादा बन जाते हैं। ये सोचते हैं कि बीवियाँ उनकी सेवा के लिए हैं। अब माता पिता की सेवा करने क्यों जा रही हैं? मुझे माफ़ कर देना ऋचा, इतनी छोटी सी बात पर मैं इतना छोटा हो गया था, तुम्हें नाराज़गी दिखाने लगा था, जिद्दी था मैं। तुम्हारे मन को कभी समझ नहीं पाया, खासकर तब जब शुरू में पापा मम्मी साथ रहने आते थे। ऑपरेशन थिएटर ले चलो। नई ब्याही एक लड़की का मन कहाँ कोई पुरुष आज तक समझ पाया है। नए घर, नए लोगों के बीच आकर रहने की घबराहट, सबकी आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरने का दबाव। सीजर्स प्लीज़। शायद ये किसी डॉक्टर की आवाज़ थी। ऑपरेशन चालू होने वाला था। बेहोश करने जा रहे थे मुझे। और ऋचा, क्यों मैं कभी तुम्हें यकीन नहीं दिला पाया कि रुक्मणी सिर्फ मेरी दोस्त थी। पत्नी के अलावा किसी भी पुरुष और स्त्री के रिश्ते को पवित्र होने के लिए राखी बांधना जरूरी नहीं होता है। कितनी छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को अंदर से रौंद रही थी।
हम दोनों के साथ 2 और बिन बुलाए मेहमान रहने लगे थे। हमारे ईगो, हमारा अहम। शायद मैं चाहता था कि तुम वही सेवा करने वाली बीवी बन जाओ, इतनी आज़ाद ना हो जाओ कि मुझसे दूर चली जाओ। मैं गलत था रीचा। मॉडलिंग करने से मेरा तुम्हें रोकना गलत था, लेकिन तुम्हारा उस शाम दरवाज़ा खोलकर घर छोड़कर चले जाना, वो भी सही नहीं था रीचा। और फिर कभी पलटकर ना देखना, वो कहाँ सही था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई रीचा? जीवन और मृत्यु नाम के 2 विशाल पहाड़ के बीच एक छोटा सा पुल होता है, पतली पगडंडी जितना पतला। मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर था। मैं आज उस जीवन और मृत्यु के बीच संकरे से पुल पर खड़ा था और याद के थपेड़े मुझे झंझोड़ रहे थे। याद शहर का बचपन याद आ रहा था, जिसमें बुजुर्ग के पैर छूने पर वो कहते थे कि खूब बड़ा हो जा बेटा, क्या मिला बड़ा होकर, बेवकूफ़ हो जाते हैं हम बड़े होकर। रिश्तों की कद्र नहीं करते, लोगों की कद्र नहीं करते। काश मैंने की होती, और काश तुमने एक बार मुझे बिठाकर समझाया होता कि बात मॉडलिंग की नहीं थी, बात उन सपनों की थी जो तुमने बचपन से अब तक देखे हैं। और ये सोचा था कि मैं तुम्हारा जीवन साथी, वो शख्स जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उन सपनों को पूरा होने दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने कभी दोस्त बनकर मुझे समझाया होता कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए कितना ज़रूरी था, लेकिन मैंने ये बातें ना समझी। मैंने तुमसे कह दिया कुछ और, तुम मुझे छोड़कर चली गई रीचा। कितनी छोटी छोटी बातों से टूट गया हमारा रिश्ता। कांच के खिलौने जैसा खूबसूरत, लेकिन कांच के खिलौने जैसा ही कमज़ोर निकला। काश हम ऐसे नहीं होते। काश अपनी टुकड़ा टुकड़ा ना समझी के कारण बाकी ज़िंदगी बस हमने ये समझने में ना बर्बाद कर दी होती कि हम कितने नासमझ थे। ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। मुझे बदकिस्मती से एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। भयानक भीड़ के बीचों बीच चलता एक अकेला मुसाफिर, और बहुत ज़्यादा अकेला होकर ऑपरेशन थिएटर से वापस आ रहा था। अब मेरी गलतियाँ, मेरा अहंकार तक मेरे साथ नहीं थे। कुछ घंटों बाद जब मुझे ठीक से होश आया तो डॉक्टर और नर्स सामने खड़े थे। नर्स ने कहा, आपको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। वो तो अच्छा हुआ टाइम से आप यहाँ आ गए। नर्स आगे बोली, आपके वॉलेट में छोटी सी पुरानी डायरी में ऊपर लिखा था, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रीचा। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो नर्स ने कहा, जी वो आ गई हैं, 4 घंटे से बाहर बैठी हैं। कोई और नहीं था तो उन्होंने ही बुला दिया। बहुत परेशान हैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि वो आपकी वाइफ हैं। दरवाज़ा खुला और सामने रीचा खड़ी थी। एक शॉर्टकट ज़िंदगी बिना शॉर्टकट के जीने का वक्त आ गया था। बस इतनी सीधी यह कहानी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी का आखिरी हिस्सा था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।